नमस्कार बच्चों। आज हम आधुनिक भारत की इस कड़ी में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा करेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ने के पहले ये जानना जरूरी है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई कैसे। अगर देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक व्यवस्थित तरीके से शुरुआत के पहले 1857 का जो महाविप्लव, जो एक विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह के बाद ही इसकी शुरुआत मानी जाती है। हालांकि आगे चल कर के जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ा और आगे चल कर के 1947 में देश को आज़ादी मिली। तो इसमें हमें देखना है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू कैसे हुआ। तो इसके संदर्भ में जानना जरूरी है कि 1857 के पहले या उसके बाद तमाम प्रकार के जो राजनीतिक संगठन अस्तित्व में आए और उन संगठनों के कारण ही भारत में एक राजनीतिक जागरूकता आई, सामाजिक जागरूकता आई, धार्मिक जागरूकता आई। जब लोग सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप में जागरूक हुए तो उसके बाद उनके मन में इस प्रकार की भावना उत्पन्न होने लगी कि उन्हें अब ये जो शोषणवादी व्यवस्था है उससे मुक्ति चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि वे कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिन्होंने इसके लिए एक बड़ा योगदान दिया। अगर आप देखें तो भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है यह 3 चरणों से होकर के गुजरता है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो पहला चरण है ये 1885 से 1905 ईस्वी तक माना जाता है। इसका जो दूसरा चरण है यह 1905 से 1919 तक माना जाता है और इसका जो तीसरा चरण है यह 1919 से 1947 तक मनाता है। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन या नेशनल मूवमेंट 3 चरणों से होकर के गुजरा है। 3 चरणों से होकर के गुजरा है। इसको समझने के पहले थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। इसमें हम देखेंगे कि जैसे मैंने अभी आपसे चर्चा किया कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत तब से मानी जाती है जब कांग्रेस की स्थापना हुई। लेकिन कांग्रेस की स्थापना के पहले भी भारत में तमाम ऐसे राजनीतिक संगठन आए जिनकी राष्ट्रीय आंदोलन को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो उनमें कुछ संस्थाएं हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, पहली संस्था जो थी बंग भाषा प्रकाशन सभा, जिसकी स्थापना 1836 ईस्वी में बंगाल में की गई थी। हालांकि यह जो संस्था थी इसका उद्देश्य कहीं से भी ये नहीं था कि वह औपनिवेशिक शासन से मुक्ति प्राप्त करे, लेकिन इतना जरूर है कि 19वीं सदी में पहली बार भारतीयों के मन में इस प्रकार की भावना जागृत हुई कि वे किसी न किसी स्वरूप में यूनाइट हों, संगठित हों, एकत्रित हों। तो यहाँ पर बंगला भाषा को लेकर के एक मतलब जो है विचार आया लोगों के मन में, इसीलिए बंग भाषा प्रकाशन सभा का स्थापना किया गया। हालांकि आप यहाँ ये नहीं कह सकते हैं कि बंग भाषा प्रकाशन सभा का जब गठन 1836 में हुआ तो यहीं से राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो गई, ऐसा नहीं है। लेकिन इतना जरूर है, अगर आप आगे देखेंगे तो इसमें इसका योगदान जरूर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जो कांग्रेस की स्थापना के पूर्व विभिन्न राजनीतिक संगठन, आर्थिक संगठन, सामाजिक संगठन या धार्मिक संगठन अस्तित्व में आए, इन संगठनों ने ही लोगों के मन में राष्ट्रीय भावना जागृत की और उसी से आगे चल करके कांग्रेस का गठन हुआ। फिर इसी कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को संचालित किया और इसी के नेतृत्व में देश को आजादी मिली। एक क्वेश्चन आता है, बंग भाषा प्रकाशन सभा का गठन कब किया गया था? ये 1836 में हुआ था। उसके बाद लैंड होल्डर सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी यह 1839 में की गई थी। यह भी संस्था ऐसा नहीं था कि यह कोई सार्वजनिक संस्था थी। निश्चित तौर पर इसमें लिखा भी हुआ है लैंड होल्डर, जो जमींदार थे, जमींदारों के हितों को संरक्षित करने के लिए इस संस्था का गठन किया गया। यह भी कोई ऐसी राष्ट्रीय संस्था नहीं थी, न ही इसका कोई उद्देश्य नेशनल मूवमेंट को संचालित करने का था। लेकिन निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि लैंड होल्डर सोसाइटी ने लोगों के मन में कहीं न कहीं यूनाइट होने या संगठित होने की एक भावना जागृत की। तो क्वेश्चन सीधे पूछाता है कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? यह 1839 में की गई थी। इसके बाद बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन आया 1843 ईस्वी में। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन 1876 ईस्वी में। उसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 ईस्वी में। इसके बाद मद्रास महाजन सभा 1884 ईस्वी में। पूना सार्वजनिक सभा 1877 ईस्वी में।
इंडिया लीग 1875 ईस्वी में, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 ईस्वी में और नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 ईस्वी में। तो ये जो कांग्रेस की स्थापना के पूर्व स्थापित जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं का सिर्फ इतना जो है योगदान है कि इन्होंने लोगों के मन में कहीं न कहीं संगठित होने की भावना जागृत की। जब ये संस्थाएं, चाहे वो व्यक्तिगत हितों को लेकर के रही हों, चाहे आर्थिक हितों को लेकर के रही हों, चाहे सामाजिक हितों को लेकर के गठित की गई हों, जब ये संस्थाएं अस्तित्व में आई तो कहीं न कहीं लोगों के मन में इस प्रकार की भावना जागृत हुई कि इस प्रकार से संगठित होकर के भारतीयों को अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन छेड़ना चाहिए। तो यही इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संस्था है जिसका गठन कांग्रेस की स्थापना के पहले किया गया था। तो जो प्रमुख संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। कम से कम इन संस्थाओं का नाम और इनकी स्थापना का वर्ष आपको याद करना पड़ेगा। इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग करके आता है। तो मैच द फॉलोइंग कर में 4 संस्थाएं दी हुई हैं और 4 संस्थाओं का सन दिया हुआ है, उसको आपको मैच करना होता है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो जिन संस्थाओं का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है, इन संस्थाओं का स्थापना और इनका वर्ष आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद अगला जो कदम आता है वो आता है 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना। यहीं से इसकी व्यवस्थित शुरुआत मानी जाती है। 1885 ईस्वी में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो कांग्रेस की स्थापना के बाद ही भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था वह सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ा और यह आंदोलन जो है आगे चल करके 1947 तक चलता रहा, जब तक देश आजाद नहीं हुआ। तो यहां पर महत्वपूर्ण पॉइंट जो है कि कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई। तो यहां पर आता है कि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, इसका संस्थापक कौन था। अगर इसके संस्थापक की बात किया जाए, इसका जो संस्थापक एक अंग्रेज ही था, उसका नाम था A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम था। इसने जो है इसकी 1885 ईस्वी में इसका स्थापना की थी और इसका जो पहला जो अधिवेशन हुआ था वह बंबई में हुआ था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ वह कहां पर हुआ था। अगर पहले अधिवेशन की बात किया जाए तो इसका पहला अधिवेशन बंबई में किया गया। बंबई में जो स्थान था वो था गोकुलदास तेजपाल। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था जहां पर इसका पहला अधिवेशन हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता किया था, इसका जो पहला अध्यक्ष था, पहला अध्यक्ष था वो था व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन पूछा जाता है कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन हुआ। तो इसमें था व्योमेश चंद्र बनर्जी या इसी को WC बनर्जी कहते हैं। और उसमें जब पहला अधिवेशन हुआ था तो उसमें कुल कितने लोग एकत्रित हुए थे। तो उसमें कुल जो है 72 लोग एकत्रित हुए थे। और भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी इसका जो नामकरण किया गया था उससे उसमें कहा गया था भारतीय राष्ट्रीय संगठन। इसका नाम था भारतीय
राष्ट्रीय संघ। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जब इसकी स्थापना की गई तो इसका नाम रखा गया भारतीय राष्ट्रीय संघ। बाद में दादा भाई नौरोजी के कहने पर, दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम रखा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ये सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं कि इसका संस्थापक कौन था, इसका पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ, इसका अध्यक्ष कौन था, इसमें कुल कितने लोग एकत्रित हुए थे, और इसका प्रारंभिक नाम क्या था, बाद में किसके कहने पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं। अब आगे, जैसे कांग्रेस की स्थापना जब हो गई तो कांग्रेस की स्थापना के बाद लगभग 20 वर्ष तक, मतलब 1885 से लेकर के 1905 तक, लगभग 2 दशक तक कांग्रेस पर उदारवादी विचारधारा के जो लोग थे इनका वर्चस्व इस पे बना रहे। तो यहाँ पे आप देखना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद फिर इसमें जो वर्चस्व था या इसका जो प्रभाव था वह किसका था, या जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो राष्ट्रीय आंदोलन अपना संचालित किया यह कितने चरणों से होकर के गुजरा। तो भारतीय राष्ट्रीय का, जैसे मैंने इसके पहले भी चर्चा किया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद ही जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था वह सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ा। इसमें पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण था। तो पहला चरण जो था वह लगभग 20 वर्ष का है। तो इन 20 वर्षों में कांग्रेस पर उदारवादी विचारधारा के जो लोग थे उन्हीं का प्रभाव था। अगर उसमें देखा जाए तो जो उदारवादी विचारधारा के जो लोग थे उनमें जो प्रमुख नाम आता है वो है W.C. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता या बदरुद्दीन तैयब जी, इस प्रकार के जो लोग थे वो इस विचारधारा के थे। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिर में कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्यों था, कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ने क्यों किया। तो इसके पीछे कई मिथक हैं। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया। तो इसमें इन चीजों को थोड़ा सा देखना है। तो उद्देश्य क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका उद्देश्य क्या था। अगर उद्देश्य की बात किया जाए तो इसका उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा। ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया। इसको सेफ्टी वॉल भी कहते हैं। इसको सेफ्टी वॉल के रूप में देखा जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। अब इसको कैसे सिद्ध किया जाएगा इस पर जानना जरूरी है। इस पर बहस भी बहुत हो चुकी है, बहुत सारे लोगों ने इस पर लिखा हुआ है। तो इसमें अगर इसको ध्यान से देखें तो 1857 का जो विद्रोह हुआ, 1857 के विद्रोह के बाद जिस तरीके से भारत में अंग्रेजों की जड़ें हिल गई, अगर 1857 के विद्रोह में मध्य वर्ग ने भारत के लोगों का सहयोग किया होता तो शायद 1857 में ही अंग्रेजों को अपना बोरिया बिस्तर लेकर के ब्रिटेन वापस जाना पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 18 महीने के बाद भारतीय जो 1857 का विद्रोह था उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। अब जब नियंत्रण स्थापित हो गया तो उसके बाद भी भारत में एक के बाद एक जो संगठन थे, कुछ राजनीतिक संगठन थे, कुछ सामाजिक संगठन थे, कुछ धार्मिक संगठन थे, वो अस्तित्व में आने लगे। इन संगठनों की बाढ़ को देख करके अंग्रेजों को यह मैसेज गया कि यदि इसी तरीके से भारत में जागरूकता रही
तो वह दिन दूर नहीं कि अंग्रेजों को एक दिन अपना बोरिया बिस्तर लेकर के वापस ब्रिटेन जाना पड़े। ऐसी स्थिति में अब जो ब्रिटेन का बुद्धिजीवी वर्ग था, उन लोगों ने इस पर लगातार मंथन करना शुरू किया कि ऐसा क्या किया जाए कि भारत में विद्रोह न होने पाए और अंग्रेजों का जो हित है, खासतौर से जो आर्थिक हित है, वह पूरी तरह से सुरक्षित रहे। ऐसी स्थिति में यह विचार निकल करके आया कि भारत का मध्य वर्ग जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा है, यदि उन लोगों को संगठित करके उन्हीं के नेतृत्व में अगर एक राष्ट्रीय स्तर पर किसी राजनीतिक संगठन का गठन कर दिया जाए, किसी राजनीतिक संस्था का गठन कर दिया जाए और वह संस्था अंग्रेजों के इशारे पर कार्य करे, तो निश्चित तौर पे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा हो सकती है। चूंकि यह उद्देश्य था, कांग्रेस के गठन का उद्देश्य यही था, ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा करना। इसीलिए इतिहासकारों ने इसे नाम दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का जो उद्देश्य था, वह था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा, जिसे सेफ्टी वाल्व कहा जाता है। निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो इसको सिद्ध भी किया जा सकता है, क्योंकि जैसे इसकी जो स्थापना हुई वो किसने किया? एक अंग्रेज ब्रिटिश आईसीएस अधिकारी था, एओ ह्यूम था, जो सिविल सेवा से जो है मुक्त हो चुका था। तो सरकार ने उसे जिम्मेदारी दी। उसे जिम्मेदारी क्यों दी गई? क्योंकि चूंकि भारत में वह सिविल सेवक के रूप में कार्य कर चुका था, वह भारत की संस्कृति को, भारत के समाज को, भारत के लोगों को अच्छी तरीके से जानता था। इसलिए यह जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति को सौंपी गई। चूंकि वह एक सिविल सर्वेंट था, बुद्धिजीवी था, तो यह जिम्मेदारी उस व्यक्ति को दी गई, और उस व्यक्ति को दी गई तो उसने इस काम को बखूबी पूरा भी किया। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कांग्रेस के गठन का जो उद्देश्य था, वह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा करना। चूंकि दूसरा यह था कि इसमें जो लोग जुड़े हुए थे वो अंग्रेजी पढ़े, इसका आम जनता से कोई लेना देना नहीं था। इसमें प्रारंभ में अगर देखा जाए तो प्रारंभ में कांग्रेस के साथ जुड़ने वाले जो लोग थे वो कौन थे? वो पढ़े लिखे वर्ग थे, या तो पत्रकार था, या तो साहित्यकार था, या तो वह साइंटिस्ट था, या तो वह जो जमींदार था, या अपर क्लास का जो व्यक्ति था, जिसका अंग्रेजों के साथ उठना बैठना था, जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किया हुआ था, जो अंग्रेजी लिबास में अपने आप को पूरी तरह से ढाल चुका था, ऐसे लोगों को ही मतलब इसमें सम्मिलित किया गया। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे कहा जा सकता है कि कांग्रेस की स्थापना का जो लक्ष्य था, जो उद्देश्य था, वो ये था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को सुरक्षा दी जाए, जिससे अंग्रेज भारत में लंबे समय तक शासन कर सके। चूंकि अंग्रेज इस बात को जानते थे कि भारत पर जितने लंबे समय तक वे शासन करेंगे, उतना ही उनका आर्थिक हित पूरा होगा। अपने इस आर्थिक हित की पूर्ति के लिए अंग्रेजों ने इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी संस्था को जन्म दिया। और शुरू में अगर आप देखें तो 1885 से लेकर के और 1888 तक जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए, पहला जो अधिवेशन हुआ बंबई में हुआ, दूसरा कलकत्ता में हुआ, तीसरा मद्रास में हुआ और चौथा इलाहाबाद हुआ था। तो इन चारों अधिवेशन देखें तो कोई न कोई अंग्रेज जो गवर्नर था, वह इन अधिवेशनों में सम्मिलित जरूर होता था। अगर ऐसा न होता तो जो ब्रिटिश गवर्नर था, या जो ब्रिटिश गवर्नर यहाँ पर थे, वे भारत के इस मतलब जो मंच पर कभी सम्मिलित न होते, कभी उसको प्रमोट न करते। तो प्रारंभ में आप कह सकते हैं कि यह जो कांग्रेस का जब गठन किया गया, तो कांग्रेस के गठन के साथ शुरू में इसको अंग्रेजों ने प्रमोट किया। तो ये क्वेश्चन पूछाता है, जब कांग्रेस का गठन किया गया था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसमें बता दें कि कांग्रेस के गठन के समय लॉर्ड डफरिन कांग्रेस के गठन के समय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था। भारत का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जब कांग्रेस का गठन हुआ तो उसमें भारत का वायसराय कौन था? वो था लॉर्ड डफरिन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस के गठन के समय भारत का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उसमें था पार्मस्टर्न।
पाम ईस्टर्न ब्रिटिश प्रधानमंत्री। दो चीजें यहां पर क्लियर हुई कि लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है पामस्टन थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। अब इसमें अगला सवाल पूछा जाता है कि भारत का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वह कहां पर हुआ था या उसकी अध्यक्षता किसने किया था। तो जो भारत का जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। जो तीसरा अधिवेशन हुआ था जो हुआ था वह मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में। इसकी अध्यक्षता किया था बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी। और तीसरा के बाद चौथा अधिवेशन हुआ था। चौथा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। इसके अध्यक्षता किया था जॉर्ज यूल ने। जॉर्ज यूल। तो इस तरीके से कांग्रेस का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अधिवेशन का क्रम भी पूछा जाता है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ, दूसरा कहाँ पे हुआ, तीसरा कहाँ पे हुआ और इसकी अध्यक्षता किन लोगों ने किया था। इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो ये था जॉर्ज यूल। एक क्वेश्चन और बनता है, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम जो है मुस्लिम कौन था। तो वो नाम आता है बदरुद्दीन तैयब जी का। तो इस तरीके से कांग्रेस से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फैक्ट के रूप में, इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अब इसके बाद ये देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो भूमिका थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को संचालित करने में, वह किस तरीके से आगे बढ़ी। तो अगर शुरू में देखा जाए, जैसे मैंने चर्चा किया था कि 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हो जाने के बाद लगभग 20 वर्ष तक कांग्रेस पर उदारवादी विचारधारा के लोगों का प्रभाव रहा। इस दौरान कांग्रेस से जुड़े हुए जो उदारवादी बुद्धिजीवी थे, उन्होंने सरकार के समक्ष अपनी मांगों को प्रार्थना पूर्वक उनके सामने प्रस्तुत किया और उनकी मांगों पर विचार करने के लिए अंग्रेजों ने जो है निश्चित तौर पे कुछ मंथन किया। और जो कांग्रेस की सबसे बड़ी सफलता थी वो था 1892 का भारत शासन अधिनियम। तो अगर इसमें देखा जाए तो कांग्रेस की पहली जो सबसे बड़ी सफलता थी वो थी 1892 का भारत शासन अधिनियम। इसको आप यहां पे देख लीजिए, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1892। अगर इसको देखा जाए कि भारत शासन अधिनियम 1892 जो पारित किया गया, इसको कहा जाता है कि यह कांग्रेस की जो पहली सफलता थी। इसमें क्या हुआ था कि इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी में एक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। 1892 के अधिनियम की जो महत्वपूर्ण जो इसका जो पॉइंट है, ये आपको नोट करना है, आपको दिमाग में बैठाना है। इस पर क्वेश्चन बनता है कि 1892 के अधिनियम की जो महत्वपूर्ण तथ्य था वो क्या था
तो इसमें है एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीयों को पहली बार किस अधिनियम के द्वारा एक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। तो 1892 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारतीयों को वायसराय की गाड़ी में एक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। यहां पर जो है एक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, एक प्रश्न पूछने का अधिकार। लेकिन यहां पर पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत शासन अधिनियम 1892 के द्वारा भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी में एक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन यहां पर पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। तो बस यही एक सफलता थी। बाकी अब अंग्रेजों यहां पर कांग्रेस के जो राष्ट्रवादी नेता थे उन लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध न कहिए, अगर उनके वैचारिक मतभेद को देखा जाए तो यहां पर स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि यहां पर ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस का गठन कराया ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के लिए, लेकिन कांग्रेस ने इस जो मंच था, ये जो राजनीतिक जो संस्था थी या जो राजनीतिक संगठन था, इसका उद्देश्य जो उद्देश्य था उसने इसका उपयोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को संचालित करने के लिए किया। प्रारंभ में भले ही कांग्रेस ने अंग्रेजों के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य किया, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे सनय सनय प्रयास किया और उसी का परिणाम था कि आगे चल करके फिर अंग्रेजों को इसमें कामयाबी मिली और फिर आगे चल करके इसी के नेतृत्व में भारत का राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा और भारत को आजादी भी दी गई। तो अगर यहां पर कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ मुद्दों पर सवाल पूछे जाते हैं, कुछ और पॉइंट में डिस्कस करता हूं जो सिर्फ कांग्रेस से रिलेटेड है, उसको मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि यहां पर जो टोटल जो फोकस है वो सिर्फ कांग्रेस से रिलेटेड है। इसमें क्वेश्चन पूछा आता है कि कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था। कांग्रेस का पहला विभाजन ये 1907 ईस्वी सूरत अधिवेशन में हुआ था। महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कांग्रेस का पहला विभाजन। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष ये थी श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट। तीसरा पॉइंट होता है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष में आएगा श्रीमती सरोजिनी नायडू। श्रीमती सरोजिनी नायडू। इस तरीके से कांग्रेस से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो यहां पे होगा महात्मा गांधी ने 1924 ईस्वी में कर्नाटक के बेलगांव में कर्नाटक के
बेलगांव में कांग्रेस की अध्यक्षता की। कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो इस तरीके से कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। एक और आता है कि लखनऊ अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, या किस अधिवेशन को लखनऊ अधिवेशन कहते हैं। लखनऊ अधिवेशन ये था 1915। लखनऊ अधिवेशन 1915 हुआ था। इसकी अध्यक्षता किया था अंबिका चरण मजूमदार ने। अंबिका चरण मजूमदार। तो इस तरीके से कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसको हमने इसमें मेंशन किया हुआ है। अब इसके बाद कांग्रेस को ही आगे बढ़ाते हुए जो राष्ट्रीय आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन को दूसरे चरण में लेके चलना पड़ेगा, जिससे जो है क्रांतिकारी आंदोलन भी कहा जाता है। इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।